हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कारवान एकेडमी। आज हम लोग 10th इकोनॉमिक्स का जो लेसन 2 है उस पर चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। ठीक है, तो जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने लायक है, सबको हमने बनाया है। ठीक है, तो आज हम सब उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन का दबा दीजिएगा कि जब भी हम नया अपडेट करेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था। ठीक है, गरीबी का कुचक्र आपको बता दें। ठीक है, कि गरीबी का कुचक्र का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा। ठीक है, गरीब है तो क्या होगा, वो गरीब ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो गरीब है तो उसकी आय कम है। ठीक है, और अगर आय कम है तो वो फिर क्या करेगा, उत्पादन कम करेगा, और जब उत्पादन कम करेगा तो फिर उसको आय कम ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगर वो गरीब है तो क्या होगा, उसका उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो फिर आय भी कम कमाएगा। तो इस तरह से गरीब व्यक्ति गरीब ही रह जाता है। इसी को हम बोलते हैं गरीबी का कुचक्र। ठीक है, तो गरीबी का कुचक्र का जो धारणा है वो किस व्यक्ति ने दिया था। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, ऑप्शन में दिया हुआ है रैगनर नर्क्स, रैगनर फ्रीस, अमर्त्य सेन या फिर टेलर। तो याद रखिएगा कि जो रैगनर नर्क्स है उसने गरीबी के कुचक्र की धारणा दिया था। ठीक है, जो रैगनर नर्क्स है उसने क्या किया था, गरीबी के कुचक्र की धारणा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, यानी कि जो 2008-9 के अनुसार, मतलब 8-9 में जो मतलब प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 22,553, 25,494, 6,610 और 54,850। तो 2008-9 के अनुसार भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो 25,494 रुपया है। ठीक है, कितना, 25,494 रुपया। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 जुलाई से 30 जून, या फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 सितंबर से 31 अगस्त। ठीक है, तो देखिए जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसको हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर किसको बोलेंगे, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद जो पूछ ले क्या रहा है, वित्तीय वर्ष पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष रहता है हर एक साल। अगर 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2021 में ख़त्म होगा, तो उसी को हम बोलेंगे वित्तीय वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में वो कौन सा ऐसा राज्य है जो मतलब जिसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ठीक है, अब ऑप्शन में है बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा। तो याद रखिएगा कि गोवा जो है आपके बुक में जो मतलब गोवा है, गोवा को ही सर्वाधिक मतलब प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, तो बुक में आपके यही है गोवा, जो कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, पटना है, या गया है, या शिवहर है, या नालंदा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बिहार में जो पटना है, पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है।
ठीक है, कैसी है, सहज है या वैज्ञानिक है या व्यवहारिक है या फिर सभी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मतलब कितनी प्रतिशत, यहाँ बीच में वैकेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको भरना है कि कितना प्रतिशत। ठीक है, आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। ठीक है, यानी कि बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। अब आपके पास ऑप्शन में है 40%, 42% या 41.4% या फिर 42.3%। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार की मतलब 41.4% जो आबादी है वो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। ठीक है, कितने, 41.4% जनसंख्या बिहार की गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन आय एवं, अब इसमें आपको वैकेंट में भरना है कि और क्या। ठीक है, एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, वृद्धि है, विकास है, व्यय है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उत्पादन आय एवं व्यय, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा व्यय। क्लियर, कोई डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है तो उससे क्या होगा। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी या प्रति व्यक्ति आय में मतलब कमी और वृद्धि दोनों हो सकती है या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अगर हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो हमारा जो प्रति व्यक्ति आय होगा वो भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल मतलब कि राष्ट्र का टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि अपने टोटल इनकम, राष्ट्र की जितनी भी इनकम है उतना से अगर टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड किया जाता है तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा हमारा राष्ट्रीय आय होगा उतना ही पर कैपिटा इनकम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। क्लियर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से अब किसकी क्रिया पूरी होती है। ठीक है, यहाँ आपको भरना है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी क्रिया पूरी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय मतलब बढ़ने से, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से किसकी क्रिया पूरी होती है। ठीक है, अब ऑप्शन में है आय, व्यय, विकास या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है तो विकास की क्रिया पूरी होती है। ठीक है, चूँकि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमारा देश विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकास की क्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन कितना हुआ था भाई। ठीक है, तो 11.3% या 12%, 15% या 25%। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार में वर्ष 2008-9 में मतलब जो कुल घरेलू उत्पादन था वो 11.3% हुआ था। क्लियर, कितना, बिहार में वर्ष 2008-9 में जो कुल घरेलू उत्पादन था वो 11.3% हुआ था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ मतलब फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म बताना है, शॉर्ट फॉर्म को मतलब फुल फॉर्म में बदलना है। तो दिया क्या है, दिया है कि जीडीपी का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ग्रॉस डेली प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मतलब
सब में जीडीपी सब में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें से करेक्ट चुनना है कि इसमें से सबसे शुद्ध कौन है, ठीक है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर? क्या लिखिएगा? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। जीएनपी, ठीक है। तो क्या होता है? अब ऑप्शन में है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नॉमिनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें भी सब में जीएनपी सब में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि जीएनपी का फुल मतलब शुद्ध फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो उसका हिंदी क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि पीसीआई का पूर्ण रूप लिखें, ठीक है। अब पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो ऑप्शन में है पर कैपिटा इनकम, प्योर कंट्रोल इनकम, या परफेक्ट कमिंग इनकम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटा का कैपिटल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम होना चाहिए था, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम होगा लेकिन कैपिटल हो गया है। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। क्या? पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब कहता है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो पीसीआई का फुल फॉर्म पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एनएनपी का पूर्ण रूप लिखें, ठीक है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब ऑप्शन में है नेट नेशनल प्रोडक्ट, न्यू यहाँ पे छूट गया है आगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। फिर दिया है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चूँकि एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो एनएनपी का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एनएसएसओ का पूर्ण रूप लिखें, ठीक है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो अब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या नेट सेलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या न्यू सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? अगर हम बात करते हैं एनएसएसओ का, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म होता क्या? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श, इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा होता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सैंपल का वो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा करके कुछ होता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है करके इसका नाम, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में याद नहीं आ रहा है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनआई का पूर्ण रूप लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि एनआई का फुल फॉर्म लिखना है हमको, ठीक है। तो एनआई का फुल फॉर्म तो सब है, लेकिन एनआई का मतलब सही जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। अब नेट इनकम है, या न्यू इनकम है, या नेशनल इनकम है,
या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो NI है, NI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो NI का फुल फॉर्म नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय आय। क्लियर? आगे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? CSO का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, CSO का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या कॉमन सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन, या नीचे है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो CSO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ये जो संगठन है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मेन मतलब मकसद क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो ये भारत में जो भी मतलब भारत के लिए जो हम क्या बोलते हैं, वो जनगणना होता है ना। ठीक है, तो जनगणना, जो भारत की जनगणना होती है, जनगणना में ये मुख्य रूप निभाती है। ठीक है, ये मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की जनगणना में मुख्य मतलब भूमिका निभाती है, और इसका सपोर्ट NSSO करता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने NSSO के बारे में पढ़ा था ना, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो संगठन है, ठीक है, वो इसकी मदद करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम मतलब भारत की जनगणना हो रही है, तो भारत की जनगणना का कार्यभार किस पे है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, और इसका हेल्प कौन करता है? NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? क्या होता है? तो भारत की जो जनगणना होती है, ठीक है, तो उसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी हेल्प कौन करता है? तो NSSO। ठीक है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, अब ऑप्शन में है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, या रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये तो बात क्लियर हो गया कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि कब, आखिर किस ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन में है 1866, 1867, 1868 और फिर 1947। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय बताया। ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने उस समय मतलब जो प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, ठीक है, वो बताया कि हम मतलब भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? तो ऑप्शन में है 30 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया या 70 रुपया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उस टाइम उन्होंने क्या किया? तो उस टाइम जो प्रति व्यक्ति आय था, ठीक है, वो बताए थे 20 रुपया। ठीक है, उस टाइम जो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, तो उन्होंने उस टाइम कितना बताया? 20 रुपये। ठीक है, अब इसके अलावा इस
मतलब चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी पढ़ाई मतलब स्थगित ना हो, उनकी पढ़ाई चलती रहे।